तो सोम के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एन आइडियली प्लास्टिक मटेरियल इज। तो आइडियली प्लास्टिक मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होती है हमारी? तो प्लास्टिक मटेरियल के लिए हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये ऐसी होती है, ये स्ट्रेट है और ये लाइन एकदम स्ट्रेट। मतलब आइडियली जो प्लास्टिक मटेरियल होगा हमारा, वो एक स्ट्रेस पे जाके सारा का सारा बिना कोई स्ट्रेस इंक्रीज किए स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनती है ना। तो ये आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द स्ट्रेस लेवल बिलो विच अ मटेरियल हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस इज नोन एज। तो मतलब वो स्ट्रेस लेवल जिसपे एक मटेरियल की हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस पे, ज्यादा रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस पे वो फेल नहीं होगा, तो उस स्ट्रेस लेवल को क्या कहते हैं? तो उस स्ट्रेस लेवल को हम कहते हैं एंड्योरेंस लिमिट, है ना। तो उस स्ट्रेस लेवल को हम एंड्योरेंस लिमिट कहते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द स्ट्रेस एट विच अ मटेरियल फ्रैक्चर्स अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। तो वो स्ट्रेस जिस स्ट्रेस पे एक मटेरियल फ्रैक्चर हो जाता है अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, मतलब बहुत ज्यादा नंबर में अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस होगा तो उस स्ट्रेस पे मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा। तो उस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं? उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट, है ना। तो ये भी एंड्योरेंस लिमिट है इसका आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा असर्शन और रीजन का है। असर्शन है, स्ट्रेन इज अ फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ द मटेरियल व्हाइल द स्ट्रेस इज अ ड्राइव्ड कॉन्सेप्ट, है ना। तो जो स्ट्रेन होता है हमारा, वो एक फंडामेंटल बिहेवियर होता है। हम स्ट्रेन को हम फंडामेंटली मेजर करते हैं, हम प्रैक्टिकली स्ट्रेन को मेजर करते हैं हम प्रैक्टिकली, इसीलिए स्ट्रेन को फंडामेंटल बिहेवियर कहते हैं। और जो स्ट्रेन से हम स्ट्रेस को मेजर करते हैं एक्चुअली प्रैक्टिकल में, इसीलिए ये स्टेट असर्शन तो सही है ना। स्ट्रेन डज नॉट हैव अ यूनिट वाइल द स्ट्रेस हैज अ यूनिट, है ना। तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, सही बात है। डेल्टा एल बाई एल होता है स्ट्रेन, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, सही बात है। और स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब, है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन इसका रीजन सही नहीं है ना। तो इसका आंसर होगा हमारा बी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ये भी असर्शन और रीजन का है। तो ये इसका असर्शन है, द अमाउंट ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन एट अ सर्टेन पॉइंट which an elastic body undergoes under given stress is the same irrespective of the stresses being tensile or compressive। मतलब जो हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है हमारा, वो हमारा सेम होता है, चाहे कंप्रेशन में हो या टेंशन में हो। तो ये सही बात है, हमारा डिफ्लेक्शन जो डिफॉर्मेशन होता है उसकी वो होती है पी एल अपॉन ए, है ना। तो ये चाहे कंप्रेशन में हो लोड या फिर टेंसाइल हो, ये जो डिफॉर्मेशन है वो तो सेम ही होगा हमारा, है ना। क्योंकि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और पॉइजन रेशियो है आर अज्यूम टू बी सेम इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन। तो ये सही रीजन है हमारा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और पॉइजन रेशियो चाहे टेंशन हो या कंप्रेशन, ये दोनों सेम ही रहते हैं। इसी वजह से जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है वो भी सेम ही आता है, चाहे लोड टेंसाइल हो या कंप्रेसिव हो। तो रीजन भी सही है इसका। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, है ना। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, जिसका असर्शन है, अ माइल्ड स्टील टेंशन स्पेसिमेन हैज अ कप एंड कोन फ्रैक्चर एट फेलियर। तो जब माइल्ड स्टील टेंशन स्पेसिमेन जो होता है, जब माइल्ड स्टील को टेंशन लगाते हैं हम तो कप एंड कोन फ्रैक्चर होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। रीजन, mild steel is weak in shear and failure of the specimen in shear takes place at 45 degree to the direction of the applied tensile force। तो जब हम किसी अपने इस पे टेंसाइल फोर्स लगाते हैं ऐसे, तो इसका जो फ्रैक्चर होगा कहीं पे भी, वो ऐसे करके एक कप एंड कोन फ्रैक्चर होता है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके फटता है, कप एंड कोन फ्रैक्चर होता है। तो क्योंकि और ये हमारा जो माइल्ड स्टील है वो शियर में सबसे ज्यादा वीक होता है, इसी वजह से इसका जो एंगल बनता है वो शियर की वजह से फेलियर होता है। और 45 डिग्री जो है वो एंगल बनता है इसका, है ना। 45 डिग्री एंगल बनता है टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ द लोड। तो ये हो गया हमारा, रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। तो आंसर हो गया हमारा ए। तो सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, इफ ए बी द क्रॉस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बार, है ना, द गेज लेंथ फॉर द मेजरमेंट ऑफ डक्टिलिटी विल बी। तो अगर हमें ए दे रखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, तो उसकी जो गेज लेंथ होती है, गेज लेंथ
उसका फॉर्मूला होता है हमारा 5.65 इक्वल टू 5.65 रूट ए, है ना। तो इसका आंसर हो गया ए, है ना। तो गेज लेंथ होती है हमारी 5.65 इंटू रूट ए। एट्थ क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो एट्थ क्वेश्चन में पहला जो है वो डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी किससे मैच करेगा हमारा, डक्टिलिटी मैच करेगा हमारा हमारा इससे ड्रॉन सेकंड से, ड्रॉन परमानेंटली ओवर ग्रेट चेंजेस ऑफ शेप विदाउट रप्चर, मतलब बिना रप्चर के बहुत सारी शेप इसकी चेंज हो जाती है डक्टिलिटी में। तो डक्टिलिटी में प्लास्टिकली डिफॉर्म होती है कोई भी बॉडी, तो चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं, तो वही ये डक्टिलिटी है। फिर ब्रिटलनेस होगा हमारा फेलियर विदाउट बॉन्डिंग, है ना। तो बी का हो गया 1। ब्रिटल होगा मटेरियल तो वो कम डिफॉर्म करेगा, तो बिना बॉन्डिंग के ही फेलियर हो जाता है। टेनासिटी होती है हमारी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो सी का 4, सी का 4। और टफनेस, टफनेस होती है हमारी, टफनेस का होगा हमारा 3rd। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एट हाई स्ट्रेस विदाउट रप्चर, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है हाई स्ट्रेस पे विदाउट रप्चर, तो टफनेस का हो गया 3। तो ये हो गया इसका आंसर। तो 9th क्वेश्चन है हमारा ये वाला। तो इसका ये जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन कौन से ये पेयर हैं जो करेक्टली मैच नहीं है। तो विस्को इलास्टिक हमारा स्मॉल प्लास्टिक जोन मटेरियल होता है। स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल स्टिफनिंग इफेक्ट फेल्ट एट सम स्टेज, सही बात है। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सही बात है। आइसोट्रोपिक मटेरियल सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, तो ये तीनों तो सही है ना। स्ट्रेन हार्डनिंग में स्टिफनिंग फेल्ट होता है। तो जो विस्को इलास्टिक है इसमें हमारा स्मॉल प्लास्टिक जोन नहीं होता बल्कि लार्ज प्लास्टिक जोन होता है। विस्को इलास्टिक में लार्ज प्लास्टिक जोन होता है, तो आंसर इसका है ए। तो 10th क्वेश्चन है हमारा ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। तो ए का हमारा क्या होगा, इन इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, जो अपनी शेप को गेन कर लेता है उतनी लिमिट तक। तो इन इलास्टिक मटेरियल क्या होगा, जो अपने शेप को रिगेन नहीं करेगा, तो वो इसमें स्ट्रेन इज नॉट रिकवर्ड आफ्टर अनलोडिंग, है ना। तो इन इलास्टिक मटेरियल वो होते हैं जिसमें स्ट्रेन रिकवर नहीं होता है आफ्टर अनलोडिंग। रिजिड प्लास्टिक मटेरियल कौन से होते हैं, स्ट्रेन इज जीरो अप टू स्ट्रेस लेवल एंड देन स्ट्रेस रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। तो रिजिड प्लास्टिक मटेरियल वो होते हैं जो कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ स्ट्रेस लेवल के लिए तो स्ट्रेन जीरो होता है, बिल्कुल भी कुछ होता ही नहीं है, डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है। लेकिन कुछ टाइम बाद एक ही स्ट्रेस पे बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो वो होते हैं रिजिड प्लास्टिक मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल हमारे यहाँ होते हैं जिसमें लार्ज प्लास्टिक जोन हो, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल बहुत ज्यादा डिफॉर्म होते हैं तो प्लास्टिक जोन बहुत ज्यादा होती है इनकी। और ब्रिटेल मटेरियल वो होती है जिनकी नो प्लास्टिक जोन हो, मतलब प्लास्टिक जोन होती नहीं है, सीधे सीधे फ्रैक्चर हो जाता है ब्रिटेल मटेरियल में। तो ये है, तो ए इसका आंसर है। तो 11th क्वेश्चन है हमारा ये मैच द फॉलोइंग का। तो ए का जो फटीग है, ये फटीग है। फटीग के लिए हमारा होता है डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अंडर द रिपीटेड रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। तो फटीग वो होता है जो हमारा जो मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है फटीग की वजह से। क्यों होती है, क्योंकि रिपीटेड रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस की वजह से फटीग होता है। रिपीटेड रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस की वजह से उसकी स्ट्रेंथ या फिर उसकी जो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल है वो कम हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम फटीग। क्रीप क्या होती है, क्रीप होती है कि मटेरियल कंटिन्यूज टू डिफॉर्म अंडर टाइम विद टाइम अंडर सस्टेन लोडिंग, मतलब एक ही लोडिंग पे, कांस्टेंट लोडिंग पे हमारा मटेरियल जो है वो अपने आप डिफॉर्म होता रहता है टाइम टाइम के साथ में, तो उसको हम कहते हैं क्रीप। तो बी का हो गया हमारा 1, है ना। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी होती है कि हम मटेरियल अपने आप डिफॉर्म होता रहता है, हम ज्यादा स्ट्रेस इंक्रीज ना भी करें तो भी। तो ये सी का हो गया 4th, है ना। और एंड्योरेंस लिमिट होती है मटेरियल इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस ऑफ मैग्नीट्यूड बिलो दिस लेवल। तो बहुत ज्यादा एंड्योरेंस लिमिट पे बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है नॉट फेलिंग की, फेल नहीं करेगा एंड्योरेंस लिमिट पे, है अंडर द रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस ऑफ मैग्नीट्यूड बिलो दिस लेवल। तो डी का हो गया 3, तो ए इसका आंसर हो गया। अब हमारा 12th क्वेश्चन है, इसका असर्शन है इन अ टेंसाइल टेस्ट ऑन अ स्पेसिमेन ट्रू स्ट्रेस इज ट्रू स्ट्रेस इन द स्पेसिमेन इज मोर देन द नॉमिनल स्ट्रेस। तो अगर जब हम टेंसाइल स्ट्रेस करेंगे किसी स्पेसिमेन पे, तो जब ये टेंसाइल फोर्स लगेगी इस पे, तो जब ये स्ट्रेच होगा तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा यहाँ पे
वो हमारा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। जब डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा जो स्ट्रेस होगा, ट्रू स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है पी बाई ए, तो जब हमारा स्ट्रेस ये एरिया कम हो जाएगा तो स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाएगा हमारा। तो इन अ टेंसाइल टेस्ट ऑन स्पेसिमेन ट्रू स्ट्रेस इन द स्पेसिमेन इज मोर देन द नॉमिनल स्ट्रेस, तो ये असर्शन सही है हमारा। ग्रेप ऑफ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इंड्यूसेस स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, तो जो हमारी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है वो हमारी जो कोई भी स्पेसिमेन होता है उस पर कॉन्सेंट्रेशन इंड्यूस करती है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, है ना, स्ट्रेस करती है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, बी होगा, क्योंकि रीजन सही नहीं है, रीजन बिल्कुल अलग है। अब 13th क्वेश्चन हमारा है, ये भी मैच द फॉलोइंग है। जो टेनेसिटी है, टेनेसिटी हमारी क्या होती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन, तो ए का 2 हो गया, है ना। प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी होती है हमारी जो विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन होता है, तो ये बी का 1 हो गया, कंटिन्यूस टू डिफॉर्म विदाउट मच इंक्रीज इन स्ट्रेस, बी का 1 हो गया। सी का डक्टिलिटी, बहुत ज्यादा एक्सटेंशन हो जाए या फिर बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन हो जाए इन डायरेक्शन, है ना, बाई एबिलिटी एबिलिटी टू बी ड्रॉन आउट बाई टेंशन टू अ स्मॉल सेक्शन विदाउट रप्चर, तो ये सी का 4 हो गया। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ डक्टिलिटी जो होती है वो डिफॉर्म हो जाता है बाई टेंशन, है ना। और मेलिएबिलिटी एक्सटेंशन इन अ डायरेक्शन विदाउट रप्चर, एक डायरेक्शन में एक्सटेंशन करते जाओ विदाउट रप्चर, तो वो मेलिएबिलिटी होती है, मतलब शीट्स में डिफॉर्म जो हो जाए उसको मेलिएबिलिटी कहते हैं। तो डी का 3 हो गया, तो आंसर हो गया इसका ए। अब है हमारा 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ये भी मैच द फॉलोइंग है। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है हमारा, यंग्स मॉडुलस हमारा होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये हो गया ए का 2, ठीक है। पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक, बी का 1 हो गया, है ना। और अब बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। बल्क मॉडुलस होता है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो ये हो गया सी का 4। और डी का रिजिडिटी मॉडुलस क्या होता है, शीयर स्ट्रेस टू द शीयर स्ट्रेन, है ना, कहाँ है ये रहा, डी का हो गया 3, तो आंसर है इसका बी। तो 15th नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा ये है कि फॉर अ लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स इज, तो लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए हमारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स कितने होते हैं, तो वो होते हैं हमारे 2। ऐसे ही ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के लिए हमारे इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं 9, और एनआइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए होते हैं, आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए होते हैं 21, है ना। तो 16th नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारा कि क्रीप इज द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ, क्रीप क्या किसके ग्रेजुअल इंक्रीज से होता है, तो क्रीप इज द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ प्लास्टिक स्ट्रेन विद टाइम एट कांस्टेंट लोड, तो जो क्रीप होता है वो हमारा सस्टेन लोडिंग पे होता है, कांस्टेंट लोड पे होता है, और टाइम के साथ में धीमे 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 डिफॉर्मेशन होता है प्लास्टिक स्ट्रेन, है ना, विद टाइम एट कांस्टेंट लोड, उसको हम कहते हैं क्रीप, तो इसका आंसर ए है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 17 assertion है the failure surface of a mild steel torsion specimen subjected to a torque about its axis is along a surface perpendicular to its axis, मतलब जब हमारा कोई स्पेसिमेन होगा इस पे अगर हम टॉर्क लगाएंगे तो जो इसका फेलियर होगा वो इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ये एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर फेलियर होगा, तो ये सही बात है, जब टॉर्क लगाएंगे हम तो फेलियर इसके परपेंडिकुलर ही होगा माइल्ड स्टील में, क्योंकि ये शेयर में वीक होता है। तो mild steel is relatively weak in shear than in tension and the plane of maximum shear is perpendicular to its axis, तो mild steel जो है वो shear में ज्यादा weak होता है टेंशन के बजाय, और जो मैक्सिमम shear का जो प्लेन होता है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होता है, तो जब एक्सिस के परपेंडिकुलर पे प्लेन ऑफ मैक्सिमम shear होता है तो जब मैक्सिमम shear लग जाएगा तो फेलियर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, है ना, तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। तो 18th नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारा क्रीप ऑफ अ मटेरियल इज अ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड बाय, तो क्रीप ऑफ अ मटेरियल जो एक प्रॉपर्टी है किस तरीके से वो इंडिकेट की जाती है, तो क्रीप जो होता है हमारा डिफॉर्मेशन होता है विद रिस्पेक्ट विद टाइम, है ना, एक कोई बॉडी है हमारी ये विद टाइम अपने आप ही डिफॉर्म करती रहती है कांस्टेंट लोडिंग पे, है ना, तो ये टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन होता है, ये इसका आंसर हो गया। तो हमारा 19th क्वेश्चन है रेजिलियंस एज, तो रेजिलियंस को हम रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं, है ना, तो ये जो ऐसे ग्राफ बनता है हमारा, तो जो इलास्टिक लिमिट तक जो होता है वो हमारी जो
इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो भी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है उसको हम रेजिलियंस कहते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट तक होती है तो वो स्ट्रेन एनर्जी रिकवर हो जाती है, इसीलिए रेजिलियंस को हम रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। इलास्टिक लिमिट, अब ये 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारा, तो इसको इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट, तो इलास्टिक लिमिट कौन सा पॉइंट होता है, तो इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट अप टू विच इफ द लोड इज रिमूव ओरिजिनल वॉल्यूम एंड शेप्स आर रीगेन्ड। तो इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे अगर हम लोड को रिमूव करें तो उसकी ओरिजिनल शेप और वॉल्यूम रीगेन हो जाता है, दोबारा से वो उसी शेप में आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट।